हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है टेंसेस का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप सभी को पता है कि रुबैना मैम और मैं आपको मिलकर पढ़ाएंगे स्पोकन इंग्लिश, मतलब कि हम आपको बोलना सिखाएंगे इंग्लिश। जो भी डर है आपके दिल में, दिमाग में और आपकी जुबान पर भी, जिसके कारण आप बोल नहीं पाते हैं, तो ये सारी दिक्कत, ये सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। इस बात की गारंटी डाउटनेट आपको देता है। करना क्या होगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास हमारी होगी लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन का मतलब हिंदी में होता है परिचय। मैं आपको आज अलग अलग चीजों का परिचय दूंगी, जैसे कि मैं आपको एक टेंस का चार्ट दूंगी, कंप्लीट नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको याद करनी होंगी। फिर मैं आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीजें क्या होती हैं। देखो, मैं इन्हें डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं केवल अभी ये चाहती हूं कि आप शुरुआत करें बोलने की, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करें, जो भी जवाब दे वो हमेशा इंग्लिश में दें। उसके लिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूं कि आपको कहाँ क्या यूज करना है और उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दैट्स इट। हो सकता है आपको ये चीजें पहले से पता भी होंगी, लेकिन हम एक रिविजन जो है उस तरीके का हम कर लेते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से चाहती हूं, और वो चीज ये है कि प्लीज जो भी मैं आपको करने के लिए कहूंगी, मैं अगर बोल रही हूं कि आज आपको ये 10 वर्ड्स याद करने हैं, आज आपको ये 10 वर्ड्स देखकर बोलने हैं, आज आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, अगर मैं कोई भी एक्टिविटी आपको देती हूं, तो केवल आपका काम इतना सा है, आप उसे कीजिएगा जरूर, ठीक है। तभी हम दोनों मिलकर साथ में, आप देखेंगे कि ये जो कोर्स जब एंड होगा तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो जरूर महसूस करेंगे, और ये दावा है डाउटनेट का। अब आज की क्लास में सबसे पहले आपको लगेगा मैम नाउन बता रहे हो, प्रोनाउन बता रहे हो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए जानना, ताकि अगर आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं, छोटी छोटी चीजें बोलनी है, यह है, वह है, ये वो, क्या क्या चीजें हैं, इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। फिर हम एक टेंस का चार्ट देखेंगे, किस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो देखेंगे, और लेक्चर के एंड में हम वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स देखेंगे। रोजाना क्लास में आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिन्हें आपको याद करना है, उनका मतलब क्या होता है, और अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, एक परिभाषा दिख रही है, वो है नाउन की। आपने बचपन से ही पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाउन बेटा हमारे चारों तरफ है। ये पेन एक नाउन है, ये रिमोट एक नाउन है, ये घड़ी एक नाउन है, ये टी शर्ट एक नाउन है, ये बोर्ड एक नाउन है, आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक नाउन है, टीवी नाउन है, लैपटॉप नाउन है, बेंच नाउन है, चेयर नाउन है। आप चारों तरफ नाउन से घिरे हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। जिस चीज का भी नाम दिया हुआ है ना, वो नाउन है। अब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हुआ हैप्पीनेस, कोई भी क्वालिटी जो है वो भी नाउन के अंदर आती है। क्लियर? जैसे हम कहें हैप्पीनेस, एंगर, और क्या चीजें हो सकती हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इस तरीके की चीजें भी नाउन के अंदर आती हैं। सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम, मतलब कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। हिंदी में हम उसे कर्ता भी बोलते हैं। नाउन मैं आशा करती हूं आपको समझ में आया। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूं, जैसे राम, बॉय, गंगा रिवर, बाइबल, गीता, कुरान, डेस्क, फियर, हैप्पीनेस। फियर डर, हैप्पीनेस खुशी, ये सब क्या है बेटा, नाउन है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
अब बारी आती है प्रोनाउंस की। तो आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनकी डेफिनेशंस ना हमें हिंदी में बड़े अच्छे से याद होती हैं, क्योंकि बचपन में बहुत याद करवाई जाती हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हमें नाउन की जगह कोई और वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो बताता हमें नाउन के बारे में ही है, वो एक प्रोनाउन कहलाता है। मतलब नाउन की जगह काम आने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, he likes cricket, उसे क्या पसंद है? उसे क्रिकेट पसंद है। राम एक अच्छा लड़का है, उसे क्रिकेट पसंद है। यहां पर हमने ही जो यूज किया वो किसके लिए यूज किया? राम के लिए। और आपको पता है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नेम क्या होता है? नाउन होता है। तो जब हमने राम की जगह यहां पर यूज किया है ही, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमें बोलेंगे हम इसको प्रोनाउन। आ गई बात समझ में? अब अगर देखो, जैसे यहां पर अलग अलग लिखे हैं, आई आप खुद के लिए यूज करते हैं, आई आप खुद के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू दिल्ली, है ना? तो आपने बोला मैं, तो खुद के लिए मतलब मैं। ठीक है। इसी तरीके से यू, दुनिया का हर आपको छोड़कर दूसरा इंसान आपके लिए तुम है, और तुम आप यू के लिए यूज करेंगे। अब क्योंकि हिंदी में हमारे से बड़े जो होते हैं उनके लिए हम आप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में देखते हैं ना, मम्मा हमें बोलती हैं कि वो आपसे बड़े हैं, आप उन्हें तुम कह के कैसे बोल रहे हो, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपसे चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, आपके अलावा हर दूसरा इंसान आपके लिए तुम है। ठीक है। सो यू हम यूज करते हैं जब आपको तुम बोलना है। उसके बाद अगर मैं बोलूं ही, तो ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, और मैं बोलूं शी, तो शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद बारी आती है इट की, और इट बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजें। ठीक है। निर्जीव चीजें अगर आपको पॉइंट आउट करनी है तो आप उसके लिए इट का यूज करेंगे। उसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे दे मतलब वे लेकिन प्लूरल में। अगर बहुत सारे लोगों को आपको बोलना है, जैसे अगर आप बोलें दे आर गोइंग टू दिल्ली, हमने क्या बोला? वे दिल्ली जा रहे हैं। तो दे मतलब वे, लेकिन 3-4 लोग होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से माई सेल्फ, दिस, दैट, हु, विच, एवरीवन, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं। जैसे हु हुआ, मतलब कि हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, तो इनकी एक अपनी फैमिली है। ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको छोटी छोटी चीजें याद दिला रही हूँ। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब्स की, तो कोई भी क्रिया, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो होता है वो वर्ब कहलाता है। जैसे कि दौड़ना, भागना, तैरना, चलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। क्लियर? जैसे रन,
डांस, स्विम, थ्रो, कैच। थ्रो मतलब फेंकना, कैच मतलब पकड़ना। उसके बाद अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की, अभी तक हमने बात की नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की। अब मैं बताऊं अगर एडजेक्टिव्स के बारे में, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में अगर आपको याद हो तो हम बोलते हैं उन्हें विशेषण। और विशेषण मतलब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। क्वालिटीज मतलब उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि सीता is wearing a beautiful dress। अब ड्रेस एक नाउन है और ड्रेस कैसी है? सुंदर है। ड्रेस एक नाउन है, फ्रॉक हो गई, ड्रेस हो गई, कुछ भी वो एक चीज है, वो एक नाउन है, वो एक संज्ञा है। लेकिन वो चीज कैसी है? वो चीज खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। हमें आई बात समझ में? आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनेक एग्जाम्पल्स आप यहां पे देख सकते हैं। देखो, मॉडिफाई नाउन्स मतलब वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, वो दोनों का बताएगा, नाउन का भी, प्रोनाउन का भी। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंस क्या है, उन्हें हम नाउन की जगह ही तो यूज कर रहे हैं, राइट? कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। वैसे ही एडवर्ब्स वर्ब्स की विशेषता बताते हैं, वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम इसका भी एग्जाम्पल बताइए। अगर मैं बोलूं कि राम रन्स फास्ट, राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहां पर उसके दौड़ने की विशेषता हमने बताई कि भाई वो तेज दौड़ता है, इसीलिए ये यहां पर एडवर्ब कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई। अब यहां पर हमने लिखा है कि एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स को भी क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करेंगे और अदर एडवर्ब्स और दूसरे एडवर्ब्स जो होंगे उनको भी क्वालिफाई करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं लिखती हूं राम रन्स एक्सट्रीमली फास्ट, तो कैसे दौड़ता है वो तेज दौड़ता है। फास्ट एडवर्ब हो गया, लेकिन इसको भी कोई क्वालिफाई कर रहा है। दौड़ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, तो ये भी एक एडवर्ब कहलाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई? ये भी क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है प्रेपोजिशंस की। अभी आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मैम आप ये क्या चीजें बता रहे हैं। जब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी बनाने के लिए, बोलने के लिए, तब आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मेरा कंसर्न है, इतना ही मैं चाहती हूं कि आपको बस पता हो, आपके बैक इन द माइंड आपको ये नॉलेज हो कि हाँ ये एक नाउन है, ये एक प्रोनाउन है, इसको हम ही बोलते हैं, इसको हम शी बोलते हैं, इसको हम इट बोलेंगे, इसको हम दिस बोलेंगे, इसको हम दैट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? रिलेट नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या काम करते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे भाग से रिलेट करते हैं। जैसे अबाउट, एट, डाउन, फॉर, ऑफ, विद।
और भी बहुत सारे होते हैं, ऑन, ओवर, अंडर, beneath, since, for, above, अब अगर मैं बोलती हूं द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, सो वो क्या होगा, ऑन जो है वो क्या होगा बेटा, एक प्रेपोजिशन होगा। अब ये जो द टेबल था, इसको यहां पर ये जो सेंटेंस था द कैट इज सिटिंग, कैट जो बैठी है, उससे इसका नाता ऑन ने बताया, तो ये हमेशा नाउन से आपको पहले मिलेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम इन्हें आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं अभी आपको केवल बता रही थी। अब बारी आ जाती है कि एक सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, राइट, तो आप क्या करोगे, आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो 3 चीजें कौन सी होगी, पहली होगी काम को करने वाला, है ना, एक तो काम को करने वाला चाहिए हमें, दूसरा काम क्या हो रहा है, कार्य क्या है, या फिर हम बोले कि क्रिया क्या है, और जो तीसरी चीज है वो हमें चाहिए काम का असर किस पर हो रहा है। देखो, इन 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है अक्सर। अगर हमें कोई भी एक सेंटेंस बनाना है, अब सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार मैम सेंटेंस क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि शब्दों का वो समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनको हम इस तरीके से लगाएं कि एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आए। अगर मैं एक सेंटेंस लेती हूं कि राहुल इज लेजी, हम लिख लेते हैं राहुल इज लेजी। राहुल कैसा है, राहुल बहुत आलसी है। देखो, कुछ जो वर्ड्स मैं आपको बताती जा रही हूं, ये आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाइए कि मैम ने लेजी का मतलब क्या बताया था, आलसी बताया था। ठीक है, राहुल इज लेजी। अब राहुल आलसी है, ये मतलब निकल कर आया। अगर मैं इसको लिखती लेजी राहुल इज, तो ये कोई वैसा नहीं होता, इज लेजी राहुल, तो एक कंप्लीट मतलब निकल कर नहीं आता। सही तरीके से हमें वर्ड्स को सही जगह पर लगाना होता है एक सही सेंटेंस बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि मैं गाना चाहती हूं, अगर मैं ये बोलूं और इसको अगर मैं लिखूं मैं चाहती गाना, गाना मैं हूं, कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अब मैं बोलूं कि मैं गाना चाहती हूं, तो हमने सभी चीजें सही तरीके से लगाई, तो एक कंप्लीट मतलब निकल कर आया। तो हमें जरूरत होती है एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखो हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोला जाता है और ये काम को करने वाला कहलाता है।
क्या कहलाता है? काम को करने वाला कहलाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बताया मैं गाना चाहती हूं, यहां पर गाना कौन चाहती है? मैं। तो ये कौन हो गई? कर्ता, मतलब कि सब्जेक्ट। बस इतनी सी बात हमें समझनी थी। आई आप बात समझ में? आसानी से आ गई होगी। सो सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, कि जो एक्शन हो रहा है ना, वो चीज वो सब्जेक्ट करता है। और वर्ब इन अ सेंटेंस, एक्शन कह सकते हैं या फिर हम उसे वर्ब भी कह सकते हैं, कि जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको जो कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है वर्ब की। सो वर्ब हमने बताया कि कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग जैसे अगर मुझे बोलना है इज एम आर अगर यूज करेंगे आप, वॉज वर यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाते हैं। ठीक है, ये उन वर्ब्स में आ जाते हैं। Verbs can be expressed in different tenses. अब verbs जो है अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से आते हैं और अलग अलग रूप में भी आएंगे। अब किस तरीके से, किस रूप में, किस टेंस में हमें मिलेंगे, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे समझेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्ब जो होती है वो क्या होती है? जो भी काम हो रहा है वो हम वर्ब कहलाती है वो। उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। तो ग्रामर में एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज, कि नाउन, प्रोनाउन या फिर कोई भी नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन था, वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। राइट? जैसे राम इज प्लेइंग विद बैट। राम बैट के साथ खेल रहा है। यहां पर राम क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है, और ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहां पर खेलने का काम राम कर रहा है। काम हो क्या रहा है? खेलने का। तो ये हो गई हमारी वर्ब, हो गई ना। अब राम के खेलने का असर किस पर पड़ रहा है? बैट पर। किस चीज से वो खेल रहा है? बैट से। तो यहां पर बैट ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी सी बात हमें समझनी थी और मैं आशा करती हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान एग्जाम्पल्स के साथ मैं अभी आपको समझा रही हूं ये कुछ छोटी छोटी चीजें। अब आपको इन सब चीजों का पता चल गया। अब मैं आपको कुछ बात समझाना चाहूंगी और मैं ये आशा करूंगी कि आप वो बात जरूर समझेंगे। और वो बात ये है कि आज से आपको बोलना शुरू करना है। और ये बोलना आप कैसे शुरू करेंगे? आप बोलेंगे मैम हमें बहुत ज्यादा डर लगता है ना, हमें ऐसे लगता है कि कोई हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो हम गलत बोल देंगे। कोई बात नहीं। मैं जब शुरुआत में सीख रही थी तो आप सोच नहीं सकते मैं इतना बुरा बोला करती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लगातार उस चीज पर काम करती गई और आज मैं आपको वही चीज पढ़ा रही हूं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलना आए, सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग एंड दैट थिंग इज प्रैक्टिस। आप छोटी छोटी चीजें बोलना शुरू कीजिए। ग्रामर आपकी मैं ठीक करते हुए चलूंगी। मैं आपको कुछ डेली लाइफ में सेंटेंसेस होंगे वो भी बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि हर एक सामान को हम क्या बोलते हैं, कैसे आप और बेहतर शब्दों का यूज कर सकते हैं बोलते समय। तो बेटा जब ये जो अंदर का डर है ना, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक लड़ोगे नहीं इससे। ठीक है, और बहुत सारी मुसीबतें आएंगी बीच में सोचोगे छोड़ यार नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर उस समय छोड़ दिया ना तब फिर खत्म ही हो जाएगी कहानी।
अभी आपको लग रहा है मैम ये छोटी छोटी आप मुझे ग्रामर की चीजें क्यों बता रही हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली सही बोलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत ग्रामर यूज करके हम नहीं बोलेंगे। हम डाउटनट से सीख रहे हैं, हम सही ग्रामर का यूज करके सही इंग्लिश बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब आप सभी मेरे साथ हैं। चलिए, अब यहां पर आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दिख रही हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी लाइफ में गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहां पर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब्स को और यहां आपको दिख रही हैं मेन वर्ब्स। तो मैं यहीं पर आपको एक चीज बता दूंगी, वो होंगी मेन वर्ब्स। दो तरीके की वर्ब्स जो हैं किसी भी सेंटेंस में आपको काम आएंगी। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज, एक अभी हमने लिया था, प्लेइंग क्रिकेट। इसके अंदर दो वर्ब्स हैं, एक है इज और एक है प्लेइंग। है या नहीं बताइए? है। राम यहां पर काम करने वाला इंसान है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इज से हमें क्या पता चलेगा? इज यहां पर हेल्प कर रहा है हमारी ये बताने में कि ये जो खेलने वाला काम हुआ ये कब हुआ, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। आप यहां पर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स देख रहे हैं ये हमारी मदद करती हैं ये बताने के लिए कि जो भी एक्शन हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है। और अक्सर आप गलती भी यही करते हैं, इज एम आर की जगह वॉज वर लगा देते हैं, हैज हैव की जगह हैड लगा देते हैं, विल शैल की जगह हैज हैव लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। मैं आज आपको सेंटेंसेस को पहचानना कैसे है कि वो किस टेंस में है वो सिखाऊंगी। इसीलिए उससे पहले मैं आपको ये दोनों तरीके की वर्ब्स के बारे में बता रही हूं। एक आपका सामना होगा इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग, डू डज डिड, हैव हैज हैड, मे कैन मस्ट माइट, शैल विल शुड वुड कुड। ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये हमारी मदद करती हैं ये बताने में कि जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्शन हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है। एम आई क्लियर टू यू? फाइन। और मेन वर्ब्स तो होती हैं जो मेन काम हो रहा है, जैसे इज यहां पर एक HV हेल्पिंग वर्ब है और प्ले यहां पर क्या है? मेन वर्ब, मतलब मेन एक्शन जो हो रहा है वो खेलने का काम हो रहा है। प्ले के साथ हमने ING लगा दिया। अब इस प्ले के साथ ING लगाते ही एक और चीज होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए। आपने 3 तरीके की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा वर्ब्स की। तो बेटा हमारा पाला ना अलग अलग तरीके की वर्ब की फॉर्म्स के साथ पढ़ेगा, ठीक है? उनके बारे में जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे या हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब हम सीखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब देखो ये दो चीजें आपको पता चल गई कि एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है या फिर एक मेन वर्ब क्या होता है। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल शैल, ये सब हमारी हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, राइट? अब बारी आती है एक टेंस के चार्ट की। सो टेंस का जो हम चार्ट पढ़ेंगे, मैं एक बात सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टेंस होते हैं उनमें हम 3 तरीके से बांटते हैं उसको। 3 तरीके से कैसे बांटते हैं? एक हमारा होता है प्रेजेंट, फिर हमारा होता है पास्ट और फिर हमारा होता है फ्यूचर। अक्सर आपने सुना होगा
तीन तरीके से ही आप बात कर सकते हैं। एक तो आप वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, या फिर आप कोई बीती हुई बात बताएंगे, या फिर आप कोई आगे आने वाली बात बताएंगे। अब हम इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पहचानेंगे कैसे, कि आखिरकार प्रेजेंट टेंस है तो कैसा वाक्य होगा, कैसा सेंटेंस होगा, पास्ट टेंस है तो कैसा सेंटेंस होगा, एंड फ्यूचर टेंस है तो कैसा सेंटेंस होगा। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। राम खाना खा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। राम खाना खा रहा था। और एक तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। राम खाना खा रहा होगा। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको उन्हें पहचानना जरूरी है कि अगर आपका सेंटेंस, अगर आपकी बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है तो आप कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कैसे इन्हें लगाएंगे साथ में और आप उन्हें बनाएंगे। आज की क्लास में हम केवल सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब हर एक टेंस के अंदर 4 तरीके के टेंस होते हैं। 4 तरीके की, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे कि अभी आपको एक चार्ट दिखेगा, ये रहा वो चार्ट, और इसके अंदर आपको दिख रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दिख रहा है। प्रेजेंट में हम जब भी बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, है का यूज होता है अंत में। जब हम पास्ट में बात करते हैं तो हम था, थे, थी यूज करते हैं। और जब हम फ्यूचर में बात करते हैं तो हम गा, गे, गी का यूज करते हैं अक्सर। राम खाना खा रहा होगा, राम सो रहा होगा, सीता जाग रही होगी, वह गा रही होगी। कोई भी चीज, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल से आ रहा होगा, वो स्कूल जाता था, वो दिल्ली में रहता था। अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग समय के बारे में, अलग अलग टाइम के बारे में हमें बताते हैं। राइट? सो सी, हर एक टेंस में 4 तरीके के और टाइप आपको मिलेंगे। उनका नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब वैसे ही पास्ट में भी 4 हैं और वैसे ही फ्यूचर में भी 4 हैं। अब आज की क्लास में आप सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस आपको कैसे पहचानना है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं जो बात बोल रहा हूं वो प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं तो मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म यूज करूंगा। समझ में आई बात? देखो, जैसे अगर मेरे सेंटेंस के अंदर लास्ट में ता है, ते है, ती है, ती हो, ये आता है तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इन सभी को यूज करके सेंटेंस बनाने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग रूल होते हैं। जैसे ही हम उन रूल्स को समझ लेंगे, हम बहुत इजीली हमारे दिमाग में आया हुआ सेंटेंस इंग्लिश में बदल पाएंगे। ठीक है? जैसे मेरी बात सुनो, यहां पर आपको दिख रहा है कि रहा, रही, रहे प्लस है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं अगर है तो लिखा है कि इज एमआर का यूज करो वर्ब की 4th फॉर्म के साथ। वर्ब की 4th फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। अब इतनी नॉलेज तो आपको होगी ही कि अगर कोई क्रिया है प्ले, खेलने का काम हो रहा है, तो आप इसके आगे आईएनजी लगा दोगे। कब? जब बात होगी रहा है, रही है, रहे हैं की। मैं इन्हें अगली क्लासेस में अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन
अगली क्लास में आने से पहले आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो पूरा चार्ट यहां पर दिख रहा है इसे पी जाना है घोट के। आपको केवल ये याद रखना है, इन्हें यूज कहां करना है ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगी। केवल आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, ती हूं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, डू डज का इस्तेमाल करूंगा कहीं ना कहीं। अगर मेरे सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो मैं इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करूंगा। अगर मेरे सेंटेंस में चुका है, लिया है, दिया है आ रहा है अंत में तो मैं हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। इन्हें सही जगह पर कैसे यूज करना है वो मैं आपको हमारी अगली क्लास होगी उसमें बताऊंगी। मैं बस ये चाहती हूं कि आप सेंटेंस को पहचान लें और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आपको याद हो जाए एक बार। जैसे ही वो याद हो गया तो सेंटेंस बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब आप देख सकते हैं वैसे ही रहा है, रही है लेकिन समय के साथ, मतलब से रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 4 बजे से सो रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम हैज, हैव के साथ बीन का यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये बात हमें आ गई, समझ में आ गई। चलिए एक बार आप इस चार्ट को अच्छे से देखिए। वैसे ही मैंने पास्ट में भी बताया है कि वॉज, वर, रहा था, रही थी, रहे थे के लिए यूज होगा। चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था के लिए हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और रहा था, रही थी, कब, से रहा था, से रही थी के लिए हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर के साथ हैड, बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। केवल मैं आपसे जब ये पूछूं ना कि रहा था, रही थी में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आपकी जुबान पे होना चाहिए वॉज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर ये चीज दिमाग में है तो बिल्कुल सही सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये याद करके आना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अगली क्लास के लिए। तो अगर आप ये याद करेंगे अच्छे से और मैं अगर अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाऊं, इन पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस लिखूं और आपको पहचानने हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बात हुई इस चार्ट की। एक बात ध्यान रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपल, जो भी क्रिया हो रही है, जैसे रन, प्ले, स्विम। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे रन की 3 फॉर्म क्या होती है, रन, रैन, रन। यहां तक आपको ये बात समझ में आई। चलिए हम इन वर्ब्स की फॉर्म को भी धीरे धीरे समय के साथ याद करते हुए चलेंगे। आपको नोट्स में दे दी जाएंगी, ठीक है, आप नोट्स में उन्हें अच्छे से देखिएगा और उन सभी को याद जरूर कर लीजिएगा। एक साथ सारी याद करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके हम हमेशा याद करेंगे ताकि सही फॉर्म हम आगे लगा सके। तो अब आपका काम, आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है। अब देखो यहां पर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं अगली क्लास में आपको क्या करवाऊंगी। जैसे मैंने लिखा, ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे हैं, रहे हैं। आपने यहां देखा रहा है, रही है, रहे हैं में क्या आएगा, इज, एम, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आप मुझे अगली क्लास में ये बताएंगे कि मैम मैंने ये सेंटेंस पहचान लिया है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और इसमें हम यूज करेंगे इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, मैं वहां एक बार गया हूं, दिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, जैसे लिया है, दिया है, तो मैं आपको बता दिया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। आप तुरंत यहां से पहचान करके मुझे बताएंगे कि मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और इसके अंदर आपको हैज
और हैव का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे अब यहां पर बात हो रही है कि एक बार गया हूं, जाने को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं। गो की 3 फॉर्म कौन सी होती है? गो, वेंट, गॉन। तो अगर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम गॉन लगाएंगे। इन चीजों को हम अगली क्लास में जानेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूं एक बार आपको सेंटेंसेस को पहचानना आ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं मैंने किताब नहीं खरीदी, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि आया, गया, लिया, दिया, खरीदी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर बात है पास्ट इंडेफिनिट की, यहां पर बात है पास्ट इंडेफिनिट की। मैंने किताब नहीं खरीदी मतलब पास्ट में कोई ऐसी चीज जो नहीं हुई, ठीक है। तो यहां पर आप बोलेंगे मैम पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। मैंने उसकी आवाज पहचान ली है या मुझे एक घड़ी मिली है, तो ये भी किसका है? ली है, मिली है, ये सभी पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब आप सेंटेंसेस को पहचान लेंगे। चलिए अब आज की बारी है 10 ऐसे वर्ड्स की जो आप आज से ही बोलना शुरू करेंगे। और वो वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड है डिलीशियस। फर्स्ट वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। अगर आज आपकी मम्मी आपसे पूछे कि बेटा खाना कैसा बना है, आप क्या कहेंगे? डिलीशियस मम्मा। क्या कहेंगे आप? डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। आप ये नहीं बोलेंगे मम्मा खाना बहुत अच्छा बना है, आप क्या बोलेंगे? डिलीशियस मम्मा, ठीक है। अब इस बात पे मम्मा को अगर मम्मा से पूछे इसका क्या मतलब है, तो आप उन्हें बताइएगा जरूर कि इसका मतलब होता है मम्मा बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है जिम। जिम मतलब होती है व्यायामशाला, जहां अक्सर लोग कसरत करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक और नया वर्ड जाना जो है जिम, और जिम में लोग अक्सर कसरत करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा किचन। किचन जिसे हम अक्सर रसोई भी बोलते हैं। मैं किस तरीके से शब्दों को बोल रही हूं? किचन, किचन, ऐसे ही आपको भी बोलना है, ठीक है। अब आप रसोई को रसोई नहीं किचन बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बताइए? बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा है गैलरी। गैलरी, गैलरी मतलब गलियारा। गैलरी मतलब गलियारा। आपके घर में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे किचन, गैलरी, इनको आप गली या फिर गलियारा, ठीक है, या फिर कोई और चीज बोलना बंद कीजिए, आप उन्हें इंग्लिश के शब्दों में बदल दीजिए, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ट्रैश। ट्रैश, ट्रैश मतलब कूड़ा। ट्रैश मतलब कूड़ा। एक जगह हम और ट्रैश वर्ड को यूज करते हैं जब हमें बोलना हो कि ये तो बिल्कुल बकवास घटिया चीज है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज टोटली ट्रैश। दिस इज टोटली ट्रैश। ट्रैश मतलब कूड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब दांतों के रोग का वैद्य या फिर दांत का इलाज जो करता है। तो आप ये अगर आप दांत का इलाज करवाने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? डेंटिस्ट के पास, ठीक है। अगला शब्द है हमारा बिहाइव। बिहाइव, बिहाइव मतलब छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? उसे हम क्या बोलते हैं? बिहाइव। हाइव होता है छत्ता, जब बी लग जाता है तो मतलब मधुमक्खी का छत्ता। सो बिहाइव, मधुमक्खी का छत्ता। ये चीजें आप अक्सर अपने आसपास देखते हैं। नेक्स्ट इज फिल्दी। फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदा। कोई चीज बहुत ज्यादा गंदी हो
तो आप उसे क्या बोलेंगे? filthy। ठीक है, ये नए शब्द हैं जो आपको अपनाने हैं। आप बोल सकते हैं दिस इज filthy, ये बड़ा गंदा है। दिस इज ट्रैश, ये पूरा कूड़ा है। दिस इज माई किचन, ये मेरी रसोई है। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आज से शुरू करेंगे ये छोटी छोटी चीजों को बोलना। ठीक। उसके बाद है सैलून। एक तो बहुत लोग इन्हें सलून बोलते हैं। आप अक्सर जहां बाल कटवाने जाते हैं, फेशियल करवाने जाते हैं, तो आप उस जगह को बोलेंगे सैलून। आप क्या बोलेंगे उस जगह को? सैलून। ठीक है। अब स्वॉम्प्ड। स्वॉम्प्ड का मतलब होता है वेरी बिजी। अगर आपको बोलना है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो आप ऐसे मत बोलिए कि आई एम वेरी बिजी। नो, आप क्या बोलेंगे? आई एम स्वॉम्प्ड। सो आई एम वेरी बिजी की जगह आप बोलेंगे आई एम स्वॉम्प्ड। आई एम स्वॉम्प्ड। ठीक है, ये कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए आज से ही। आप प्रॉमिस कीजिए आप करेंगे ये काम। अब बारी है क्विज की, और क्विज में 2 क्वेश्चंस आएंगे, जवाब दीजिएगा उनका। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। आई एम स्वॉम्प्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉम्प्ड? वेरी टायर्ड, वेरी बिजी, वेरी फनी या नन? आई एम स्वॉम्प्ड सेंटेंस में स्वॉम्प्ड का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा व्यस्त, बहुत ज्यादा मजाकिया या कोई भी नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेन वर्ब शोज। एक जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो मेन काम होता है, वो क्या दर्शाती है? एक्शन, जो भी काम हो रहा है वो, और स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को दर्शाती है। नाउन किसी भी संज्ञा को दर्शाती है, या प्रोनाउन किसी भी सर्वनाम को दर्शाती है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? आई एम स्वॉम्प्ड, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। नेक्स्ट है, मेन वर्ब हमेशा एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। ठीक है, चलिए, सो आज की क्लास में हमने एक टेंस का चार्ट देखा, वोकैबुलरी देखी, और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इनके बारे में जाना। अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो टेंसेस के ऊपर ही होगी। हम प्रॉपरली अगली क्लास में क्या सीखेंगे, उससे पहले आपका होमवर्क आएगा। ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं और आपको इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना है? करेक्ट टेंस। जैसे हमने अभी 4-5 सेंटेंसेस देखे थे, और उनमें हम क्या ढूंढ रहे थे? क्या ढूंढ रहे थे कि कौन से टेंस की बात हो रही है। आप मुझे बताएंगे कि किस टेंस का है ये सेंटेंस। क्लियर? आप करेंगे ये काम। अगर ये अच्छे से आप सबमिट करेंगे अपना होमवर्क, तो हम अगली क्लास में और अच्छे से इनको समझ पाएंगे, और हम फिर सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, बोलना भी शुरू करेंगे और बनाना भी शुरू करेंगे। चलिए, अब आपकी अगली क्लास टेंसेस के ऊपर ही होगी। सेंटेंस को कैसे बनाना है, किस काल की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो बनता चला जाएगा, बहुत आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ रूल्स के हम अलग अलग टेंसेस की बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।